हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। ऑब्वियसली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, तो इसके पहले हमने क्या किया था, 12.1 से पहले हमने इस चैप्टर को एक बार रिवाइज किया था बच्चों, और जो सैम्पल प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 हमारी बुक में दी थी उसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अगर आपको बच्चों उसका लिंक चाहिए पूरा प्लेलिस्ट का तो जाइए कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है उसको चेक करिए। तो पिन कमेंट में जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर बच्चों आपको ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ पर तो हमने क्लास 10th के सभी चैप्टर्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, और नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिलेंगे। तो वहाँ पर बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लगभग सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी हमने सॉल्व करा दिया। हर एक क्वेश्चन को वहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हैं, पूरा क्लास 10th का आपको क्वालिटी मटेरियल इस चैनल पे मिल जाएगा। तो ठीक है, तो पिन कमेंट को चेक करें। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा है सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एंड। ठीक है, तो पेंसिल पहले कैसी थी, देखो बच्चों, सभी बच्चे देख रहे हैं कैमरा में, ये ऐसी पेंसिल थी। ठीक, पहले अब हमने इसको एक एज से मतलब एक किनारे से इसको हमने शार्प कर दिया। जब शार्प कर दिया तो ऐसी हो जाएगी। अब बताओ, ये हो गया देखो सिलेंडर, और यहाँ पे देखो कोन हो गया। ठीक, तो जो शार्प पेंसिल होती है एट वन एंड या एट वन एज, वो किसका कॉम्बिनेशन होती है, सिलेंडर का और कोन का। सही है, यही पूछा है इन्होंने। पढ़िए, अ सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प्ड एट वन एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये देखो पहले पेंसिल ऐसी थी, ये ऐसी हमने आपको बताया। अब शार्प करने पे कैसी दिखाई पड़ेगी, ऐसी। और यहाँ से अगर हम कट लगा के इसको चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, कोन, और ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अ कोन एंड अ सिलेंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, सुराही। सुराही अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको दिखा दूं। सुराही जिसमें पानी पीते, खासकर उत्तर प्रदेश में इसको, यूपी में सुराही बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ घड़ा नहीं, सुराही। सुराही देखो, घड़ा इज अ डिफरेंट थिंग। ये देखिए सुराही बच्चों कुछ इस तरीके की होती है। ये इसका नेक होता है, गला होता है, ये इसमें वाटर हम लोग कंटेन करते हैं, और ये नीचे देखिए स्फीयर होता है, ये सुराही है। ठीक है, ये मिट्टी का बना होता है और इसमें रखते हैं हम पानी, तो पानी ठंडा होता है गर्मियों में। ये सुराही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, देखिए ये जो पोर्शन है टॉप वाला, ये क्या है, सिलेंडर है। चेक करो, अगर हम यहाँ से आपको बना के दिखाएं तो ये सिलेंडर है, और बाकी ये क्या हो गया, स्फीयर हो गया। ठीक है, तो गोला, नीचे एक गोला होगा, स्फीयर होगा, ऊपर क्या है, सिलेंडर है। उसका जो नेक है वो क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, तो सुराही किसका कॉम्बिनेशन है बच्चों, स्फीयर का और सिलेंडर का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ प्लम लाइन। ठीक है, अब ये प्लम लाइन क्या होता है आप लोग गूगल करके चेक करिए, और यूजेस ऑफ प्लम लाइन को थोड़ा सा पढ़िए गूगल से, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा। इसको बच्चों साहुल भी बोलते हैं। ठीक है, साहुल रेखा बोलते हैं हिंदी में। तो मिस्त्री वगैरह जब काम करते हैं तो आपने देखा होगा, मिस्त्री जो घर वर बनाने के लिए आते हैं, तो जब फर्श को प्लेन वेन करना होता है, देखना होता है कि भाई फर्श जो है, फ्लोर आपका कहीं से ऊंचा या नीचा तो नहीं है। ठीक है, तो ये प्लम लाइन का यूज़ करते हैं, साहुल का। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती है। ठीक है, और ये स्ट्रिंग में, ये देखिए कैसे एक स्ट्रिंग होती है, और यहाँ पे एक वेट होता है, और ये वेट कौन से शेप का होता है, यहाँ पे दिखाया गया। इस शेप में नीचे कॉनिकल शेप होता है, और ऊपर क्या होता है, हेमीस्फीयर होता है। ठीक है, तो टॉप से ऐसे इसको लटका के जगह जगह हम लेवल चेक करते हैं कि फर्श कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है, और भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो सब हमें डिस्कस नहीं करना है, बट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कह रहा प्लम लाइन साहुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अब ये किसका कॉम्बिनेशन है चेक कर लो। यहाँ पर ऊपर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इसको आपको काट के दिखाएं तो नीचे एक 3D फिगर है, ये देखिए, ये आपको एक ऐसा कोन दिखाई पड़ेगा, और ऊपर का पोर्शन क्या होगा, इसका हेमीस्फीयर होगा, आधा स्फीयर, ये ऐसा। ठीक, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, हेमीस्फीयर और कोन का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, द शेप ऑफ अ ग्लास टम्बलर। ये दिखाया गया आपको फिगर में, बताइए इसका शेप क्या है। बहुत इजी, फ्रस्टम ऑफ अ कोन है ये। जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, देखिए बच्चों ये कोन है। ठीक है, और ये कोन का बेस कैसा होता है, सर्कुलर। तो जब कोन का जो बेस होता है सर्कुलर, इस बेस के पैरेलल एक प्लेन से अगर आप इसको कट लगा दो, यहाँ से अगर एक प्लेन से आप इसको क्या कर दो, ऐसे ये ब्लेड रखा और आपने इसको ऐसा कट लगा दिया, तो मैंने तो ऐसे तिरछा दिखाया हुआ है आपको, आप इमेजिन कर सकते हैं बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप को ऐसा कट लगा दो। जब बर्थडे कैप को आप यहाँ से कट लगा दोगे तो यहाँ से ये ऐसे कट गई यहाँ से। ठीक है, तो ये जो पोर्शन निकल के आएगा यहाँ से, तो ऊपर से एक छोटा सा कोन निकल के आएगा। इसको आप छोड़ो, जो नीचे आपको ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये इसको ऐसा पलट के उल्टा रख दोगे तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। करेक्ट। तो ये जो शेप है बच्चों ग्लास टम्बलर का, जो फिगर में इन्होंने हमें दिखाया हुआ है, ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
हाँ, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम। ओके, अगर कोई गाँव जाता हो तो उसने देखा होगा गिल्ली डंडा गेम, है ना। एक डंडा होता है, गिल्ली होती है, तो ये गिल्ली कुछ इस तरीके की होती है बच्चों। ये दोनों एंड कैसे होते हैं, कोन, और ये बीच में जो होता है क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो जब डंडे से हम लोग ये डंडा ऐसे लेते हैं तो देखिए, अगर मान लो कि एंड हम सिलेंड्रिकल देते हैं, सोचो अगर एंड ऐसा ही रहे, ये देखो सिलेंड्रिकल रहे, मतलब कोनिकल ना रहे, तो सोचो अगर हम इस पर डंडा मारेंगे ऐसे एंड पे तो ठीक से उछलेगी नहीं, है ना। अगर इसका ये एंड कैसा रहेगा, कॉनिकल शेप का, इधर भी कोन रहेगा और इधर भी कोन रहेगा, तो जब हम इस पर ऐसे डंडा मारेंगे, जैसे ज़मीन पे रखी हुई है ना, अब ऐसे हमने डंडा मारा तो ये उछलती है, उछलती तो इसको फिर से मारते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो इसके एंड्स कैसे हो गए बच्चों, कोन, और यहाँ पे बीच में क्या है, सिलेंडर शेप है, ठीक। और फिगर बच्चों हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। बट अगर एग्जाम में आएगा तो आई थिंक आपको एग्जाम में फिगर नहीं देगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना तो सबको पता होना चाहिए भाई गिल्ली डंडा में गिल्ली कैसा दिखता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द शेप ऑफ अ गिल्ली इन द गिल्ली डंडा गेम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या यहाँ 2 सिलेंडर है, नो। अ कोन एंड अ सिलेंडर, नो। आ कोन मतलब 1 कोन, 1 कोन तो है नहीं, 2 कोन है यहाँ पे, ये वाले एंड पे भी कोन है, इधर भी कोन है, और बीच में सिलेंडर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 कोन्स एंड अ सिलेंडर। 2 कोन, अ सिलेंडर मतलब 1 सिलेंडर है, 2 सिलेंडर एंड 1 कोन नहीं, 2 सिलेंडर तो कहीं नहीं दिख रहा है, 1 ही सिलेंडर है और 2 कोन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, शटल कॉक यूज फॉर प्लेइंग बैडमिंटन के लिए जो शटल कॉक आप यूज करते हो बच्चों, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कुछ इस तरीके का होता है वो। देखिए मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आए चीज़ें। ये ऐसे पीछे तो हेमिस्फीयर होता है, करेक्ट, और यहाँ पे देखिए कुछ ये इस तरीके का होता है, और ये ऐसे कुछ ऐसे प्लास्टिक्स यहाँ पे लगी रहती हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से बच्चों चेक करो, अगर मैं यहाँ से आप कट लगाऊँ, ठीक, तो ये पीछे तो आपको क्या मिलेगा, हेमिस्फीयर, ये तो हो गया आपका क्या, हेमिस्फीयर, और यहाँ से जब कट करके इसको निकाल दिया हमने, तो ये वाला जो पोर्शन है पता है, ये कुछ ऐसा, ठीक, ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, दिख रहा है, ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, करेक्ट। तो बैडमिंटन का शटल कॉक किसका कॉम्बिनेशन है, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए तो सिलेंडर एंड स्फीयर है, बी में सिलेंडर हेमिस्फीयर है, सी में स्फीयर एंड कोन है, नहीं, डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। अब देखिए बच्चों, ये एक कोन है, ठीक है, ये इसका बेस है, जो कि बेस एक सर्कुलर है ना, सर्कुलर बेस है इसका। यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर में, ये कोन हमने आपके सामने बनाया है, थोड़ा मार्कर हल्का चल रहा था, आपको दिख रहा होगा वैसे तो ये, ठीक है। अब इसका जो सर्कुलर बेस है ये, अगर आपको यहाँ पे सर्कुलर बेस नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें कार्डबोर्ड लगा दो लाके, फिर तो समझ में आएगा ना। सर्कुलर कार्डबोर्ड लाके ऐसे लगा दो इसमें, इतने डायमीटर का, ये जो भी इसका डायमीटर है, करेक्ट, ये डायमीटर इसका। आगे तो बच्चों क्या कह रहा है कि अ कोन इज कट थ्रू अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन लेके आओ, ठीक है। तो अब ये स्केल देखो, मेरा एक प्लेन ही तो है, ये प्लेन ही तो है। अब ये प्लेन लेके आएंगे, और ये प्लेन किसके पैरेलल है, इसके बेस के, और इसको अगर हम कट लगा दें ऐसे यहाँ से, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कट अगर लगा दें, तो क्वेश्चन क्या है, देन द कोन दैट इज फॉर्म्ड ऑन वन साइड ऑफ द दैट प्लेन इज रिमूव्ड, ठीक है। तो इस प्लेन के वन साइड में जो कोन है, अब ध्यान से चेक करो, जब हम इसको यहाँ से कट लगाएंगे तो इस प्लेन के स्केल के ऊपर तो आपको कोन दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला पोर्शन, यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ से जब हम इसको कट लगाएंगे तो ये तो कोन हमने हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो प्लेन जो हम स्केल लेके आए तो इसके एक तरफ तो कोन है, और दूसरी तरफ जो बचा है वो पार्ट क्या कहलाएगा, फ्रस्टम। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं, इसको हम यहाँ से अगर कट लगाते हैं, तो यहाँ से हमने इसको अगर ऐसे कट लगा दिया, यहाँ से का मतलब है क्या, इसके सर्कुलर बेस के पैरेलल, तो ये जो शेप आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इसको हम फ्रस्टम बोलते हैं। तो नीचे का है जो प्लेन के एक तरफ तो कोन है, जिस प्लेन से हमने इसको काटा है पैरेलल टू इट्स बेस, और दूसरी तरफ क्या है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है। द न्यू पार्ट दैट इज लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एस 22 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो बच्चों, एक क्यूब है, ठीक है,
अब इस क्यूब में आपको क्यों बोला गया है कि इंटरनल एज, ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर ओनली, ऐसा क्यों नहीं बोल दिया कि एज ऑफ 22 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखिए, आपने कोई जैसे मिठाई का डिब्बा मान लीजिए देखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक डायरी है, उस चीज़ को आप देखिए तो आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास एक डायरी है, ठीक है। अब मिठाई का एक डिब्बा है, मान लो वो लेट अस अज्यूम क्यूबिकल शेप का है, क्यूब शेप का है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्यूब कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे अगर आप सोच पाएँ तो देखिए, ये क्यूब का ये वाला जो फेस है इधर वाला, ये हम आपको ऐसे डायरी के ये जो फ्रंट इसका जो कार्डबोर्ड लगा हुआ है इससे दिखा रहे हैं। तो ये जो थिकनेस है ना बच्चों, ये जो थिकनेस है, ये देखिए, ये भी तो है ना कुछ मोटा, ये भी तो है कुछ सेंटीमीटर का तो होगा, ये कुछ तो थिकनेस इसकी होगी। तो सोचो एक दीवार इधर है और एक दीवार ऐसी ही ये सामने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पता है इंटरनल एज का मतलब समझ रहे हो, ये दो दीवारों के बीच की दूरी, ये वाले फेस से ये वाले, अगर आप यहाँ से ले लोगे ना तो ये वाली थिकनेस भी आ जाएगी उसमें और ये वाली, तो वो क्या आ जाएगा, वो एक्सटर्नल एज हो जाएगा, जो कि इंटरनल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब जैसे मान लो ये 0.2 सेंटीमीटर, मान लो ये इसकी थिकनेस कितनी है 0.2, और मान लो कि वैसे देखने में ये मेरा मोबाइल मोटा लग रहा होगा, मान लो ये भी 0.2 है, तो इसकी एक्सटर्नल एज कितनी हो जाएगी 22 में हम क्या याद कर देंगे 0.2 + 0.2 तो एक्सटर्नल एज हो जाएगी, ठीक। अब इंटरनल एज इसलिए दे रखा है बिकॉज अगर आपको इसमें मिठाई रखना है या मार्बल रखना है तो रखोगे तो इसके ही अंदर ना, तो इतनी तो स्पेस है, और ये स्पेस कितनी एज के कारण है 22 के कारण, उसमें ये थिकनेस काउंट नहीं होगी, क्योंकि इस थिकनेस में तो मिठाई के डिब्बे का जो मटेरियल है, जो कार्डबोर्ड है वो लगा हुआ है, वहाँ तो मार्बल अपनी स्पेस ले नहीं पाएगा, मार्बल तो ओनली अंदर रहेगा, इसलिए इंटरनल एज दे रखा है। कभी कभी एक्सटर्नल एज भी दे रखा रहता है, आपको इमेजिनेशन होना ज़रूरी है ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हो जाएं। वैसे तो यहाँ पे इंटरनल एज मैंने जानबूझ के आपको समझाया, इसका कुछ यूज़ नहीं है क्वेश्चन में, बट आगे चल के पक्का कहीं ना कहीं ये चीज़ आएगी, इसलिए मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम इंटरनल एज ले लेते हैं बच्चों 22 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, जिसको आप कैसे दिखाओगे, v = क्या हो जाएगा बताइए, a का क्यूब, भाई क्यूब है ना, तो a का क्यूब, a का वैल्यू a क्या है, एज कितना है इसका 22, तो 22 का क्यूब, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम होगा इस क्यूब का, करेक्ट। और क्यूब के वॉल्यूम को भी हमने सॉल्व नहीं किया, अभी हमने ओनली बोला है कि a का क्यूब यानी कि 22 का क्यूब यानी कि 22 × 22 × 22, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बट इसके जो भी बच्चों इसका वॉल्यूम होगा उसको हमने किस में स्टोर करा दिया है, v में, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो क्यूबिकल आपका होलो क्यूब है, होलो मतलब खोखला, अभी अंदर कुछ नहीं है। अब इसमें हमें ना स्फेरिकल मतलब छोटे छोटे ये देखिए ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हमको इसमें मार्बल डालने हैं, ठीक। अब ये जो मार्बल्स हैं इनका डायमीटर, एक मार्बल का डायमीटर कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो ये देखिए ये है इसका डायमीटर कितना है 0.5 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा मार्बल का 0.5, भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इसका रेडियस आ जाएगा, ठीक। अब ये मार्बल उठाया अंदर डाला तो ये एक मार्बल आ गया, फिर उठाया दूसरा आ गया, फिर उठाया तीसरा आ गया, इस तरीके से करते करते इसमें कह रहा है कि कितने मार्बल आ जाएंगे ये बताओ, और कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है। क्या कंडीशन है कि इट इज अज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड, ओके। अब आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, जब आप इसमें मार्बल डालोगे, ठीक है, तो आपको खुद ही दिख रहा होगा ये वाली स्पेस खाली रह जाएगी नहीं, यहाँ एयर होगी, यहाँ पे क्या होगी एयर, यहाँ पे मार्बल नहीं आता है, ये देखो ये स्पेस खाली रहेगी ना। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/8 स्पेस ऑफ द वॉल्यूम रिमेन्स अनफिल्ड। तो कितना पार्ट अनफिल्ड रहता है 1/8 पार्ट। तो एक बात बताओ बच्चों, 1/8 पार्ट अगर अनफिल्ड रहता है तो कितना पार्ट फिल्ड हो जाएगा मार्बल से 7/8, क्योंकि 8 के आपने कितने मतलब 8 पार्ट टोटल ले रहे हैं ना, भाई दिमाग लगाइए ना, 1/8 अनफिल्ड है तो कितना फिल्ड होगा 7/8 फिल्ड होगा, क्योंकि 7/8 को 1/8 में ऐड करें तो आंसर कितना आएगा 1, 7 + 1 8 और नीचे क्या जाएगा 8 से 8 कैंसिल होगा 1। अगर हम टोटल वॉल्यूम को कितना मान लें 1 पार्ट, ठीक है, और उस 1 पार्ट को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 8 पार्ट में से 1 पार्ट तो अनफिल्ड होगा और 7 पार्ट्स मार्बल से फिल हो जाएंगे। फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए बच्चों, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर, ध्यान दीजिएगा जरा, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर n मार्बल्स। सपोज हमने इसमें कितने
इसमें सबसे पहले आप अज्यूम कर लीजिएगा कि द नंबर ऑफ मार्बल्स बी n, माना कि नंबर ऑफ मार्बल्स कितने n है, तो ये बात आप पहले ही लिख लीजिएगा, n क्या है, नंबर ऑफ मार्बल्स है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर n मार्बल्स इज गिवन बाय, अब ध्यान से बच्चों सुनिएगा, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है v, ध्यान से सुनिए, इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है v, और v में से बच्चों हमें 1/8 v क्या करना है, हटाना है भाई चेक करो ना, क्योंकि 1/8 वॉल्यूम का 1/8 पार्ट, वॉल्यूम कितना है v, तो v का 1/8 पार्ट कितना होगा, 1/8 पार्ट, v का 1/8 पार्ट। हम मैथ्स में कैसे पढ़ते हैं, हम मैथ्स में पढ़ते हैं 1/8 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज अनफिल्ड, इज अनफिल्ड, सही बात है। यानी कि 1/8 पार्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना है v है, तो 1/8 इंटू वी, यानी कि कितना हो जाएगा v/8, यानी कि बच्चों v/8 पार्ट क्या है, अनफिल्ड है। और खुद दिमाग लगाइए, टोटल वॉल्यूम कितना था v, तो v में से कितना पार्ट अनफिल्ड है, v/8 पार्ट अनफिल्ड है, 1/8 ऑफ v अनफिल्ड है। तो v में से अगर हम v/8 माइनस कर दें तो हमको जो कुछ भी मिलेगा उतना पार्ट क्या है, फिल्ड है, उतना पार्ट क्या है, फिल्ड है, उतने पार्ट में मार्बल आएंगे। यही हमने लिखा है कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर n मार्बल्स, n मार्बल्स कितने पार्ट में आएंगे, टोटल वॉल्यूम में से किसको हटा दो, v/8 पार्ट को हटा दो, ठीक है। तो वॉल्यूम का हमने 8 पार्ट हटा दिया, v माइनस v/8। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, v के नीचे 1 और 8 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 8 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 8 इंटू v, 8v माइनस v, 8v माइनस v कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे 8x माइनस x 7x होता है, वैसे 8v माइनस v 7v/8। और यही बात तो मैं आपको इतनी देर से बोल रहा था कि 1/8 अगर अनफिल्ड है तो कितना फिल्ड ऑफ होगा, 7/8 पार्ट। आ तो गया 7/8 पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ v, 7/8 पार्ट ऑफ वॉल्यूम इज फिल्ड बाय मार्बल, बात समझ आएगी नहीं। और v क्या है यहाँ पर, v की वैल्यू कितनी है, 22 का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कैसे निकालोगे, एच इंटू एच, साइड इंटू साइड से, साइड बोल दिया मैंने, एच बोला जाता है। साइड तो स्क्वायर के केस में, 2 डायमेंशनल फिगर में हम साइड शब्द का यूज करते हैं, और 3 डायमेंशनल फिगर में हम ये जो आपको दिख रहा है इसको एज बोलते हैं, यहाँ पे 2 फेस आके मीट करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, n मार्बल्स का वॉल्यूम निकाल लीजिए, पहले 1 मार्बल का वॉल्यूम निकालो और उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल मार्बल्स का वॉल्यूम आ जाएगा। और वो टोटल मार्बल्स का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 7 इंटू v/8 के इक्वल। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि n मार्बल्स ने ही तो इतनी जगह घेरी है, 7/8 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, बात समझ नहीं। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल, वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल। हाँ भाई, अब एक बार बताओ बच्चों, वॉल्यूम ऑफ 1 मार्बल हम लोग कैसे निकालेंगे, मार्बल स्फेरिकल शेप का है और स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर हमने रखा 4/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब बच्चों ध्यान चेक करिए, अगर मैं यहाँ 1 को हटा के n मार्बल्स लिख दूँ तो वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स के लिए हमें 1 मार्बल का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो n मार्बल्स का वॉल्यूम, इसको n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये देखिए, ये आ गया आपके पास क्या, n मार्बल का वॉल्यूम आ गया। अब ये जो n मार्बल का बच्चों वॉल्यूम है, यही किसके इक्वल हो जाएगा, 7v/8 के इक्वल। बात समझ नहीं है, ठीक है। n मार्बल्स ही इतनी जगह घेरते हैं, इतना स्पेस घेरते हैं, 7v/8 या 7/8v, बात समझ नहीं। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज कि n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 7v/8। कोई डाउट है बताइए। अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से ये आर क्यूब लिखा हुआ मैंने, ये बात समझ में आई। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ n मार्बल्स, और ये क्या है, ये 7/8 पार्ट है किसका, क्यूब के वॉल्यूम का, क्योंकि 7/8 पार्ट ही तो फिल्ड होगा ना। और फिल्ड किससे होगा, मार्बल से। कितने मार्बल से, n मार्बल से, ठीक। तो n मार्बल का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 7/8 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक। अब बच्चों कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से n को आप फ्री कर लो, ठीक है। तो इतना सभी बच्चे कॉपी करें, तो मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको। कॉपी करिए बच्चों, इतना थोड़ा सा मैं इसको हटाऊंगा, कॉपी कर लीजिए, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ से, और इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए खुद से सॉल्व करके, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हम n को फ्री कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो देखिए n इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें क्या हो जाएगा, देखो राइट हैंड साइड तो 7v/8 ही रहेगा, 7v/8 ही रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर
देखो 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा भाई, जो नीचे वो ऊपर चलाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो 7 इंटू वी में 3 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और बाकी सारी चीज़ें 4 पाई और आर का क्यूब कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 4 पाई और आर का क्यूब कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। बस अब यहाँ से वैल्यू रखिए और n की वैल्यू निकालिए। तो n इज इक्वल्स टू 7 इंटू, हाँ भाई जरा बताइए बच्चों, वॉल्यूम v कितना था, 22 का क्यूब। भाई वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, एज इंटू एज इंटू एज। तो 22 इंटू 22 इंटू 22, तो v की वैल्यू कितनी रखोगे, 22 इंटू 22 इंटू 22। तो ये v की जगह हमने रखा 22 इंटू 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 8 इंटू, अब ध्यान दें 3 अपॉन में 4 इंटू, हाँ भाई पाई की वैल्यू बच्चों कितनी रखोगे, 22/7, जब तक बोला ना जाए हमें क्या रखना है, 22/7 इंटू, अब देखिए r का क्यूब है बच्चों, r कितना था 0.5/2, यानी कि 0.5/2। अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें r को अलग से ही, हाँ चलो r को थोड़ा सा अलग से सॉल्व कर लेते हैं। r कितना था हमारा 0.5/2, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 लगेगा, तो कितना हो जाएगा 5/20, यानी कि 5 1 और 5 4 था, करेक्ट, सही है। तो ये कितना आ गया 1/4, तो r का वैल्यू कितना आ गया 1/4। ठीक है, तो r का क्यूब है यानी कि 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, रेडियस को 3 टाइम्स रखना है ना, 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसको हमें बच्चों करना कुछ नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से बहुत ध्यान से करिएगा, देखो ये वाला 4 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये वाला 22 इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में ही कैलकुलेशन देख लीजिए ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये 8 इस पूरे में मल्टीप्लाई है, तो 4 1 4 और 4 2 8 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 1 2 और 11 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, सही है। अब ये देखो ये वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इसको काट मत देना, ये वाला 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, तो अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। इसमें तो थोड़ा सॉल्यूशन आप ध्यान से बच्चों करिएगा, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। हाँ नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू, देखिए 7 इंटू 22, ठीक है, देखते जाइएगा 7 इंटू 22 बचा, इंटू में ये देखिए 11 बचा हुआ है यहाँ, और इंटू में यहाँ पे 3 बचा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, नीचे तो ये सब कैंसिल हो गया था, यहाँ पर ये 4 22 कैंसिल हो गया था, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और ये 7 इंटू 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ध्यान देना जरा। ठीक है, तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि नीचे 1 बचेगा, और ये 7 इंटू 4 ऊपर चला जाएगा। अब इसको बच्चों करना है सॉल्व। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। देखो 7 इंटू 11 में कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 77, करेक्ट। बचा यहाँ पे सिर्फ 22, और देखो 7 4 था 28, ठीक, और 28 इंटू 3 कर लेते हैं हम लोग फटाफट कहीं पे। 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 2 3 2 6 6 प्लस 2 8 84 हो गया ये, है ना। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 84, 22 इंटू 84 करते हैं, 4 2 8, 4 2 8, 8 2 16, 1 8 2 16 प्लस 1 17, 8 6 14, 1 8, तो 1 8 4 8 आ गया। ठीक है, और 1 तो ये हो जाएगा 77 इंटू वॉट 1848, तो 1848 को 77 से करना है स्टूडेंट्स, तो 1848 इंटू 77, तो 7 8 ज़ा वॉट 7 8 ज़ा 56, 5 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33, तो यहाँ पे 3 जाएगा, फिर 7 8 ज़ा कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 3 59, और सब यहाँ पे 5 जाएगा, 7 7 प्लस 5 12। ठीक है, इंटू जितना नंबर ऊपर आ रहा है उतना ही नीचे आएगा, बिकॉज फिर से 7 से करना है, तो 6 3 9 2 1, ओके। तो 6 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 1 जाएगा कैरी, 9 प्लस 3 12, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 1 4 2 2 9 6, कितना आ गया आंसर 1 4 2 2 9 6। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल दैट कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूब इज 1 4 2 2 9 6 के ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, 1 4 2 2 9 6, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 9, a metallic spherical shell of internal and external diameters 4 cm and 8 cm respectively is melted। अब सुनो, ये स्फेरिकल शेल क्या होती है, इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था बच्चों। स्फेरिकल शेल ये हो गया, आप समझो एक स्फेयर है पहले, ठीक, तो देखो ये एक स्फेयर है, ठीक, ये एक स्फेयर है, अंदर क्या है एयर है, यहाँ पे हवा है, हवा भरी हुई है, एयर है भी सोच लो, ठीक है, खोखला है, हॉलो। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने लेट अस अज्यूम, मान लो ये इसका जो सरफेस है आयरन का बना हुआ है, इसका जो आउटर लेयर है वो सरफेस आयरन लोहे का बॉल है, ऐसा समझ लो, ठीक, आयरन का है।
अब इसके ऊपर क्या किया हमने, आयरन के लेयर चढ़ाते गए चढ़ाते गए चढ़ाते गए, तो सोचो मोटा हो जाएगा ये थोड़ी देर के बाद। ये अभी मान लो इसका, ये देखो इसका जो बोल रहा है ना कि इंटरनल डायमीटर कितना है 4 है, तो ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है, ये डायमीटर कितना है 4, ठीक। तो इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर, 4 का क्या कर दो हाफ, तो ये सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब देखो हाँ, इसके ऊपर आयरन लेयर चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। अगर अब हम आपसे पूछें कि इसमें आयरन यानी कि मटेरियल कहाँ भरा हुआ है बताइए, तो आप बोलोगे सर मटेरियल इस पोर्शन में भरा हुआ है, सही है ना, ये आयरन है, मेटल हमने यहाँ पे आयरन सेलेक्ट कर लिया अपने समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ क्या भरा हुआ है, आयरन भरा हुआ है, या फिर आप कह सकते हो कि कोई मेटल भरा हुआ है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए। और अब आपको यहाँ पर ये देखिए बाहर से भी एक गोला दिख रहा है, एक अंदर से भी दिख रहा है, ठीक। तो ये बाहर वाले का जो डायमीटर है, यानी कि देखो दोनों के सेंटर तो सेम होंगे, तो ये वाला जो डायमीटर है, ये वाला बाहर वाले का, ये डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेंटर से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो रेडियस है इसको हम कैपिटल आर से दिखा रहे हैं, 8 का क्या कर दोगे हाफ, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम इसको मेल्ट कर दें, इसको हमने क्या कर दिया मेल्ट कर दिया, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो भाई आयरन जो कि सॉलिड था वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड बन जाएगा, पहले आयरन मोल्टन स्टेट में आ गया। अब उसको हम अलग अलग डाइज में डालकर उसको अलग अलग शेप हम दे सकते हैं। तो उसको शेप हमने कौन सा दिया, ध्यान से चेक करिए, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर। तो इससे हमने इसको मेल्ट करने के बाद इससे हमने कोन बना दिया, और इस कोन का बेस बच्चों कितना है, जिसका डायमीटर कितना है 8 है, ठीक है। तो ये कोन का बच्चों ये पूरा बेस है, सर्कुलर बेस, और उसका डायमीटर ये 8 सेंटीमीटर है, यानी कि जो रेडियस ऑफ द कोन होगी, जो रेडियस ऑफ द कोन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 8 का हाफ, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, करेक्ट। तो ये रेडियस ऑफ द कोन कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक काम करते हैं बच्चों, देखिए ये जो इंटरनल रेडियस है इसको हम R1 से दिखा देते हैं, ठीक, और एक्सटर्नल रेडियस को हम कैपिटल R से ना दिखा के किससे दिखा देते हैं R2 से। तो ये हमने, या फिर इसको अंदर वाले को R2 से दिखा दो, और ये बाहर वाले को रेडियस को किससे दिखा दो R1 से दिखा दो, ठीक। तो ये कितना था रेडियस आपका 4, याद करिए 4 था ना ये, ठीक है ये। हाँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जब आप इसको मेल्ट करोगे तो आयरन आपको कहाँ से मिलेगा, कितने पार्ट से, जितना पार्ट मैंने शेड किया है भाई यही तो आयरन है, यानी कि ये वाला वॉल्यूम जो होगा, इतने मटेरियल का जो भी वॉल्यूम होगा, उसी मटेरियल के वॉल्यूम से ही तो क्या बना होगा कोन। और बच्चों सुनो, ये कोन ना सॉलिड कोन होगा, मतलब ये पूरे में आयरन का है, एकदम खूब भारी सा, ठीक है। ये ऐसा पूरा सब मटेरियल यहाँ पे भरा हुआ है, ठीक। यानी कि क्या वॉल्यूम ऑफ शेल का वॉल्यूम, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, कोन का वॉल्यूम, क्योंकि उसी वॉल्यूम से ये बना हुआ है, ठीक। और कोन की हाइट अगर हम यहाँ पे h अज्यूम कर लें, h, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, और कोन के रेडियस को हम स्मॉल r से दिखा रहे हैं, किससे, रेडियस ऑफ द कोन स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। यहाँ कोई डाउट है बताइए। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ व्हाट, स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पे बस फॉर्मूला रख दीजिए और h की वैल्यू आ जाएगी, यही आपसे पूछा है, द हाइट ऑफ द कोन। तो हाइट ऑफ द कोन को हमने किससे दिखाया है h से, ठीक है। तो अब हम ये वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल भी रख सकते हैं। ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा हमने बच्चों इसलिए कर दिया बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो जो अननोन है उसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को लेफ्ट हैंड, भाई अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कैसे होता है, यहाँ मैं आपको एक बार फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये एक्सटर्नल रेडियस को आपने किससे दिखाया है R1 से, और इंटरनल रेडियस को आपने किससे दिखाया R2 से। तो देखो पूरे के वॉल्यूम में से आप ये अंदर का जिसमें एयर भरा हुआ है ये पार्ट हटा दो तो आपको आयरन का वॉल्यूम मिल जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल कैसे दोगे आप 4/3। देखो ध्यान से पहले पूरे का वॉल्यूम निकालो, पूरे का क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन r की जगह हम क्या रखेंगे, हाँ R1, ये बाहर वाला रेडियस, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, और इसमें से हम ये वाला हटा देंगे अंदर, जो व्हाइट वाला जो आपको डॉट वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है इसको हम
इसको हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। इसको हटाने का मतलब किसको हटा दो, अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम हटा दो, यानी कि 4/3 पाई, और अंदर वाले रेडियस को हमने किससे दिखाया, R2, तो 4/3 पाई R क्यूब होता है, R की जगह हमने क्या रखा है, R2। तो ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हमने आपको पढ़ाते टाइम पढ़ाया है 4/3 पाई कॉमन ले लिया जाता है ना, तो 4/3 पाई यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। तो यही क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कोन नहीं, स्फेरिकल शेल कितना हो जाएगा, 4/3 पाई भी बाहर है, R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक, R1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 4, और R2 कितना है, 2। ठीक है, रख दीजिए लाके यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आप लोग देख सकते होंगे, अगर हम 3 से 3 को कैंसिल करना चाहें, देखो फॉर्मूला रख के सब कुछ पहले कैंसिल कर लिया करो, उससे इजी हो जाता है, वैल्यू बाद में रख लो। ठीक है, h का वैल्यू हमें निकालना है। अब देखो इधर भी पाई है, इधर भी पाई है, तो बोथ साइड अगर हम पाई से डिवाइड कर दें तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो हम यहीं पे इसको पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, और देखो बोथ साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या बचा, R², और R² किसका रेडियस है, ये कोन का, और कोन का रेडियस कितना था, 4 था, तो यहाँ हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे, इनटू में हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू क्या बचा यहाँ, 4, और ब्रैकेट में R1 का क्यूब, R1 कितना था, 4 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4 का क्यूब माइनस R2 कितना था आपका, 2, तो 2 का क्यूब। बस अब करना कुछ नहीं है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है यहाँ से बस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, ये 4² लिखा हुआ है, इनटू में h, देखो एक 4 तो यहाँ पे बाहर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अंदर से 4 कॉमन ला सकते हो। कैसे कॉमन ला सकते हो बताओ, 4 क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 4² इंटू 4 लिख सकते हो, और 2 क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 को क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 2, तो 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 8, और 8 को आपने क्या लिख दिया, 4 इंटू 2, 8 को क्या लिखोगे आप, 2 का क्यूब था, 2 का क्यूब था पहले यहाँ, 2 का क्यूब की जगह 8, और 8 क्या होता है, 4 इंटू 2। अब देखो यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन आएगा, जब अंदर से 4 कॉमन आएगा तो एक 4 तो बाहर है, और अंदर से एक 4 आएगा, 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, 4 चला गया बाहर तो 4² बचेगा यहाँ, और माइनस 4 चला गया बाहर तो 2 बचेगा यहाँ। कोई डाउट है बताइए। आप ध्यान से चेक करो बच्चों, लेफ्ट में भी 4², राइट में भी, डिवाइडिंग बाय 4², बोथ साइड कर दोगे तो 4² से 4² कैंसिल, तो हमने इसको यहीं पे काट दिया। आपको जैसे करना हो कर लो, मैं तो बस सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो h इज इक्वल्स टू क्या बचा, 4² माइनस 2, 4² कितना होता है, 4 इंटू 4 यानी कि 16, 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 14। तो हाइट ऑफ द कोन इज व्हाट, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now students, question number 10 is again a very easy question. The solid piece of iron in the form of a cuboid. Okay बच्चों, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे क्वेश्चन के। The solid piece of iron is in the form of cuboid. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास बच्चों एक क्या है, एक सॉलिड क्यूबॉइड है जो कि आयरन का बना हुआ है, लोहे का, आयरन मेटल का बना हुआ है। तो ये देखिए, अब पता है इसमें पूरा आयरन भरा हुआ है, ये खोखला नहीं है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स जैसा ये खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है, ये अंदर पूरा इसमें खूब भारी होगा ये बढ़िया से। ठीक है, ये देखिए पूरा ये आयरन इसमें भरा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये देखिए ये आयरन से बना ही हुआ है, सॉलिड है पूरा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हॉलो नहीं है। अब इसमें बच्चों आपको यहाँ पर इसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। ठीक है, क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर इंटू 24, इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी। लेंथ कितनी बताइए, 49 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी बच्चों, 33 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। सही है, लेंथ, ब्रेथ और ये रही आपकी हाइट 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या किया गया है, इज मोल्डेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। ओके, तो इसको मेल्ट कर लिया गया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली आयरन को मेल्ट करेंगे और रिकास्ट कर दिया गया, दोबारा इससे एक और शेप बना ली गई। और कौन सी शेप बनाई गई, सॉलिड स्फीयर। तो ये देखिए भारी सी बॉल बना ली गई, और ये बॉल में भी अंदर क्या भरा हुआ है, आयरन, पूरा, खोखली नहीं है, हॉलो नहीं है। तो ये देखिए एक स्फीयर बना लिया गया। अब तो बच्चों बहुत ईजी हो गया, आपको पता है कि इस स्फीयर के लिए जितना भी वॉल्यूम आयरन हमको चाहिए होगा, वो आयरन हमें कहाँ से मिला होगा, यहीं से तो मिला होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे और स्फीयर की रेडियस हमारी आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूबॉइड। अब बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है, आर है, तो 4/3
पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये दिया ही हुआ आपको। तो रख देंगे 49 इंटू 33 इंटू 24, करेक्ट। अब यहाँ से आर का जो कुछ भी वैल्यू आएगा बच्चों, ठीक है, दैट विल बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो सॉल्व करें, कैसे करें बताओ सॉल्व। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर क्यूब को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो 49 इंटू 33 इंटू 24। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए 4 और पाई तो आर क्यूब में मल्टीप्लाई में, तो ये कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में। तो 4 इंटू पाई डिवाइड में चले गए, 4 पाई, ठीक। और 3 डिवाइड में था तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 4 पाई, 4 इंटू पाई, 4 पाई का मतलब 4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना रखोगे 22/7, क्योंकि जब तक बोला नहीं जाएगा हम 22/7 ही रखेंगे, ठीक। अब ये 22/7 रखेंगे, 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये देखिए 7 को हमने यहाँ पर ऊपर भेज दिया, ठीक है, ये ऐसे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 11 3 क्या होता है 33 और 11 2 22, करेक्ट। और इसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बात हमारी बन पाती है कि नहीं, हमें क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है ना हमें, हाँ। तो 8 3 24 होता है। ओके देखो बच्चों ध्यान से, आर क्यूब, देखो मैं आपके लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करना, ध्यान से करना बच्चों सभी बच्चे। देखिए 49 क्या होता है बताइए, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, तो भाई 7 इंटू 7, तो हमने इसको क्या लिखा 7 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 49 को हमने 7 स्क्वायर लिखा और ये वाला 7, तो 7 स्क्वायर इंटू 7 क्या बना देगा, 7 का क्यूब, सही है। अब इंटू में ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए 3 इंटू 3 तो ये हो गया, ठीक। चलो मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, 3 इंटू 3, और ये 24 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 8, 3 8 24, तो 3 इंटू 8 आपने लिख दिया। वैसा क्यों करा वो हम आपको बता रहे हैं। अपॉन में 4 2 8 हो गया, ठीक। अब ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज दिस इम्प्लाइज आर क्यूब इज इक्वल्स टू 7 क्यूब, ऐसे रहने दो, 3 इंटू 3 इंटू 3 को क्या लिखोगे 3 का क्यूब, ठीक है। तो 7 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू, हाँ भाई अब ध्यान चेक करिए बच्चों, यहाँ 8 से 8 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। तो इतना बच गया बस। अब करना कुछ नहीं है, सभी बच्चों को पता है जब हम यहाँ से क्या हटाते हैं, क्यूब हटाते हैं, तो यहाँ क्या लगता है क्यूब रूट लगता है। क्यूब रूट का मतलब इसकी होल पावर कितनी 1/3, ये तो आपने पढ़ा है क्लास 9 में, हाँ। जो आर की पावर में है ना, ऐसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा के बस 1 लिख के अपॉन में भेज दो, आर की पावर में 3 है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पावर में, ठीक। अब हमने पढ़ा है क्या कि भाई अगर a की पावर m इंटू बी की पावर कुछ भी हो ऐसे, b की पावर m की होल पावर n, तो ये n यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और इसकी पावर में भी, यानी कि a की पावर क्या होता है m इंटू n और इंटू b की पावर m इंटू n, ठीक। तो ये जो पावर है आके ये 7 की पावर में मल्टीप्लाई होगी और 3 की पावर में मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कैंसिल, 7 की पावर 1, तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 का मतलब 7 इंटू, अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1 का मतलब 3, तो r इज इक्वल्स टू 7 3 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज व्हाट 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और बच्चों ये तो बड़ी बेसिक सी बात है भाई कि आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे, ध्यान चेक करो कि अगर पावर सेम होती है तो हम यहाँ से r क्यूब इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 की होल पावर 3 भी तो लिख सकते थे। पावर अगर सेम है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके एक ही बार पावर उसकी चढ़ा दो। अब बस यहाँ से क्यूब हटा दो तो r इज इक्वल टू क्या जाएगा 7 3 21। बड़ा बेसिक सा है क्लास 9 का, फिर भी मैंने आपको बता दिया, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा और इसका प्लेलिस्ट भी एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको रीड मोर करके पूरा सिलेबस चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।